हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी शिवम चौरसिया। और जैसे कि हम लोग ने अपनी जीएसटी की सीरीज देखी थी कि सेक्टर वाइज एनालिसिस का, उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग देखते हैं कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जो है यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर के ऊपर क्या क्या पड़ती है। जब आप यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बनते हैं तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं जहां से आप अपनी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। जैसे कि गूगल एडसेंस होता है कि जब आपका कोई वीडियो चलता है उसके बीच में कई बार एड्स आते हैं, तो उसमें कुछ रेवेन्यू जो है गूगल यूट्यूब रिटेन करता है और कुछ रेवेन्यू का शेयर जो होता है वो आपको दिया जाता है। तो वो एडसेंस रेवेन्यू हो जाती है। फिर कुछ ब्रांड डील्स होती हैं, किसी ब्रांड को आपने प्रमोट करा उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। कोई स्पॉन्सरशिप हो सकती है, उसके रिगार्डिंग मिल सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। बार्टर हो सकता है। बार्टर का मतलब कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई एक फ़ोन रिव्यू करा, एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर ने फ़ोन रिव्यू करा और उसकी वही फीस है, उसको फ़ोन वापस नहीं करना है, तो ये हो गया बार्टर। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस केस में सर हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर क्या रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी होती है और कैसे कैसे जीएसटी का रेट किस किस चीज़ पे लगता है, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या आप यूट्यूबर हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जब आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से जैसे भी एक्सीड करता है, तो आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा और मैंडेटरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। इन केस में जो होती है, जो 20 लाख की लिमिट होती है 10 लाख की लिमिट हो जाती है। रिड्यूस लिमिट इनके लिए एप्लीकेबल होती है। अगर इनके केस में अगर 10 लाख की लिमिट जैसे ब्रीच होती है, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये अगर इंटरस्टेट गुड्स आप करते हैं, इंटरस्टेट गुड्स करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है लिमिट का, और आपको मैंडेटरी स्टार्टिंग से ही आपको है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये तो लिमिट है कि आपकी लोकेशन जो है, अगर आप इन स्टेट में लोकेटेड है, नॉर्मल स्टेट में किसी लोकेटेड है या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है, तो 20 लाख या 10 लाख की लिमिट जब ब्रीच होती है तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको मैंडेटरी। और गुड्स के केस में अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हैं तो मैंडेटरी करवाना है। लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है, अगर आप चाहें तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और इस केस में आपको लिमिट की कंडीशन नहीं देखना है, आपको रजिस्ट्रेशन आप वॉलंटरी भी, जैसे आपने अपनी कंटेंट राइटिंग या यूट्यूबर का सीधे स्टार्ट करा, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर ये तो बात हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन की कि रजिस्ट्रेशन हमें कब कब करवाना है। फिर एक रजिस्ट्रेशन, ये तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो गया। एक होता है कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, अंडर सेक्शन 10(2)(a) में होता है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो आपके लिए जो लिमिट रहेगी, आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा लें और जीएसटी का जो रेट लगेगा वो 6% लगेगा। इन सब केस में जीएसटी का रेट क्या लगेगा, यहाँ पे 18% का जीएसटी रेट लगेगा। और यहाँ पे क्या लगेगा सर, कंपोजिशन स्कीम में 6% का रहेगा। लेकिन ये 50 लाख तक टर्नओवर के लिए ही एप्लीकेबल है। और अगर गुड्स का है, गुड्स या मैन्युफैक्चर है, तो उस केस में 1.5 करोड़ का टर्नओवर मिलेगा आपको, लिमिट मिलेगी। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो 75 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम लेने के नुकसान क्या होते हैं कि आपको जो है आईटीसी क्लेम आप नहीं कर पाएंगे इनपुट का, और इंटरस्टेट सप्लाई जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। अब सर ये सारी जो हम लोग बात कर ली, टर्नओवर की लिमिट 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, टर्नओवर की लिमिट बात करा, तो टर्नओवर सर क्या, कौन सा टर्नओवर लिया जाता है। सर टर्नओवर जो लिया जाता है ये एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कि ऑल सप्लाईज अंडर द सेम पैन, टैक्सेबल भले ही हो या एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, कंप्यूटेड ऑन इंडिया बेसिस, मतलब जितना भी आपका टर्नओवर है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद कहलाता है आपका एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर जैसे ही आपकी इस लिमिट के ब्रीच होगा, लिमिट ब्रीच होगी, तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। आप वॉलंटरी भी करवा सकते हैं। आप वॉलंटरी करवा लेंगे तो आप अपना एलयूटी फाइल करके, अगर एक्सपोर्ट और एडसेंस का जो भी आप एडसेंस क्रिएटर से आपको रेवेन्यू मिलता है, आप एलयूटी फाइल कर देंगे। एलयूटी क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अपना आप इनपुट जो होगा उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सर ये तो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया। अब सर इनकम हमारी क्या क्या सोर्स से हो सकती हैं। सर एक तो यूट्यूब एडसेंस होती है, क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई होती है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पहले से। सर जो एडसेंस इनकम आती है हमारी, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और जीरो रेटेड सप्लाई होती है। कैसे सर, इस केस में क्या होता है कि चीज़ें, अगर आप सप्लायर इन इंडिया, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर जो हैं, आप लोकेटेड इन इंडिया हैं,
और रिसिपिएंट जो है, आपका रिसिपिएंट कौन है? गूगल, जो गूगल का जो ऑफिस है इंडिया से बाहर है, आयरलैंड या आपका यूएसए में है। तो रिसिपिएंट क्या है? आउट ऑफ इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई मोस्टली कुछ सर्विस के में लोकेशन ऑफ सप्लायर होती है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होती है। तो उसकी केसेस में अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिया जाएगा तो जो सेक्शन 13 के हिसाब से निकालते हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट निकला जाएगा, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन गई। पेमेंट जो आ रहा है आपका जो है कन्वर्टेबल फॉरेक्स में आ रहा है, और जो आप सप्लायर और रिसिपिएंट हैं, नॉट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन, ये दोनों लोग अलग अलग एंटिटी हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो बन जाती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 26 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। फिर से हम लोग देखते हैं कि सर लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो इंडिया में है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है आउट ऑफ इंडिया है। और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हमारी है वो आउटसाइड इंडिया है। और जो आपको पेमेंट मिल रहा है वो आपको डॉलर में मिल रहा है या यूरोज में मिल रहा है, मतलब अदर देन इंडियन करेंसी में मिल रहा है आपको। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और जो सप्लायर और रिसिपिएंट है वो दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, तो इस केस में ये बन जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाता है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है वो जीरो रेटेड एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स की बात नहीं आती है। अब इस केस में क्या होता है कि सर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं, कि पहला ऑप्शन कि आप जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, आपकी लिमिट 20 लाख की या 10 लाख की लिमिट ब्रीच हो चुकी है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तब तो फिर 20 लाख की लिमिट मिलेगी, कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। जैसे ही आपकी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है, आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो आप एलयूटी फाइल कर सकते हैं और कोई आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। एलयूटी इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक होती है, और कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो भी इनपुट यूज कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट होगा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और जो भी आपका आईटीसी होगा उसका आप RFD-1 फाइल करके आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस केस में कोई भी आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि आपको कोई आउटपुट पे जीएसटी नहीं क्लेम करना है। दूसरा ऑप्शन सर क्या होता है? ऑप्शन ये होता है कि आप जीएसटी पहले पे कर दीजिए और फिर रिफंड क्लेम करिए रूल 96 के अकॉर्डिंग। तो मोस्टली प्रेफर्ड ऑप्शन जो हमारा होता है, फर्स्ट ऑप्शन ही होता है कि एलयूटी हम लोग फाइल कर दें। अब सर ये एलयूटी कब तक फाइल कर सकते हैं? तो एलयूटी जो है जीएसटी RFD-11 में फाइल होती है। कब फाइल होती है सर? बिफोर द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले हमें अपना जीएसटी अपना एलयूटी हमें फाइल कर देना चाहिए, या अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट से पहले हम अपना एलयूटी फाइल करना चाहिए। एलयूटी का जो वैलिडिटी होती है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। जैसे इस साल मैंने फाइल कर दिया है, वो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होगी। फिर हमें एक्सपोर्ट इनवॉइस जो हम इशू करते हैं उसमें हमें विदाउट जीएसटी चार्ज करे हुए अपनी एक्सपोर्ट इनवॉइस इशू करना है, और उसमें एलयूटी का ARN भी हमें अपना मेंशन करना है हर इनवॉइस में। और अपना हम लोग को जो पेमेंट है यूएसडी और यूरोज में हम रिसीव जो भी कर रहे हैं अपना, वो फेमा उसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि कन्वर्ट कर लेना चाहिए फेमा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 15 मंथ फॉर सर्विस के केस में है। अगर फॉरेक्स रिसीव नहीं हुआ, मतलब आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ विद इन 1 ईयर, तो आपको जो है आईजीएसटी पे करना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट के साथ विद इन 15 डेज के हिसाब से। फिर ये आपने आईटीसी जो क्लेम पे कर रखा है तो उसका आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कब तक के सर? 2 साल तक के टाइम। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रिया जो कि मुंबई में लोकेटेड है, अर्न करती हैं 3.5 लाख पर मंथ, ये एडसेंस से उनको मिलता है। फाइल्स एलयूटी इन अप्रैल, इशू इनवॉइस टू गूगल 3.5 लाख रुपए जीरो जीएसटी के साथ वो क्लेम कर लेंगी। उन पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने एलयूटी फाइल कर लिया है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और इन्होंने अपना जो भी 18,000 रुपये का आईटीसी रिफंड ऑन कैमरा, जो कि आपने 1 लाख रुपए का कैमरा परचेज करा है, उसका 18,000 रुपये उसमें जीएसटी पे करा था, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आईटीसी आपने नहीं फाइल करा तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है, तो आपको जो है 63,000 रुपये आपको पे करना पड़ जाएगा अपफ्रंट, और अननेसेसरी आपका जो है वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज होगा। तो जो ये दो रूट हम लोगों ने देखा है, इसमें फर्स्ट रूट ज़्यादा प्रेफरेबल है, एलयूटी आप फाइल करिए और कोई जीएसटी आपका आईटी नहीं लगेगा, और जो भी आपका इनपुट पे जीएसटी आपका लगा है उसका आप क्लेम कर सकते हैं। फिर सर हम लोग देखते हैं और क्या क्या। एक तो यूट्यूब एडसेंस का हम लोग ने देख लिया। फिर अगर डोमेस्टिक ब्रांड स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो इस केस में सर 18% के रेट से जीएसटी हमें लगेगा।
और अगर डोमेस्टिक हम ब्रांड कर रहे हैं, अगर सेम स्टेट में मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर मैं हूँ, मेरी स्टेट जो यूपी है, और अगर यूपी का ही स्पॉन्सर है तो CGST या GST लगेगा। उस वो सप्लाई होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर मेरा जो रिसिपिएंट है वो आउट ऑफ यूपी है, दिल्ली का है, गुजरात का है, कहीं महाराष्ट्र का है, तो मैं यहाँ यूपी का हूँ, तो ये मेरी बन जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। इसमें मुझे IGST 18% देना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग होगी तो सेम रूल यहाँ पे भी लगेगा, उसमें भी 18% का GST लगेगा। एफिलिएट मार्केटिंग अगर कोई फॉरेन ब्रांड है तो उस केस में भी ये जीरो रेटेड हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेक्शन 26 की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इंडिया में होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, पेमेंट जो है फॉरेक्स में आना चाहिए, और आप दोनों लोग सेम एंटिटी डिफरेंट एंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि ये कंडीशन हम लोग ने चारों देख लिया, ये हमारी है 26 की कंडीशन, ये सेटिस्फाई होगी तो बन जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बन जाएगा तो फिर एग्जेम्प्ट। फॉरेन अगर इंडियन स्टूडेंट को कोई ऑनलाइन कोर्स या वेबिनार्स करा है तो आपको 18% GST देना पड़ेगा। अगर फॉरेन स्टूडेंट है तो फिर वही बात आ जाती है सेक्शन 26 की, अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपका जीरो रेटेड हो जाएगा, अदरवाइज आपका 18% के रेट से GST लगेगा। कुछ अगर आप मर्केंटाइज या फिजिकल गुड्स वगैरह बेच रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो होगा, जो भी आपका रेट होगा उस कमोडिटी का 5 से 18% एडजस्टमेंट वाइज वो आपका GST लगेगा। फिर ये होता है सुपर चैट या चैनल मेंबरशिप वगैरह होती है। आप देखते होंगे कि मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको प्रीफर्ड कंटेंट कुछ मिलेगा, या सुपर चैट का ऑप्शन होता है जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो उस केस में सर क्या होगा, ये भी इसमें भी हम लोग वही देखेंगे सेक्शन 26 की कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती तब वो एक्सपोर्ट में क्वालिफाई हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज हमारा 18% के रेट से GST लगेगा। फिर बार्टर, हाँ बार्टर या फ्री प्रोडक्ट होता है कि इस केस में सर क्या होगा, FMV के बेसिस पे GST ऑन FMV। FMV क्या होता है, फुल फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हमारी होगी उसके बेसिस पे GST लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि मोबाइल जैसे मुझे रिव्यू करने के लिए मिला, मैं कंटेंट वो यूट्यूबर हूँ, और मैं जो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया जिसकी वैल्यू थी 80,000 रुपीज़। वो फ़ोन मैंने रिव्यू करा और वो वही मेरी फीस थी, फ़ोन मैंने वो रख लिया, मुझे अलग से कोई अमाउंट नहीं मिला। तो जैसे मैंने यहाँ देखा 80,000 रुपीज़ का जो अमाउंट था, इस पर 18% के रेट से GST मुझे लगाना होगा, और जो रिसिपिएंट है उसको मैंने बिल देना होगा और 18% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। TDS आपका जो डिडक्ट होगा, 20,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी पेमेंट करते हैं अगर, तो 194R जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन था उस पर आपका TDS डिडक्ट होता है 10% के रेट से। अगर कोई प्रोफेशनल फीस आती है 194 जो ये पहले सेक्शन था, अगर 30,000 रुपये से ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो 10% के रेट से TDS आपका कटेगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन है बदल गया है, 393 सेक्शन में कवर हो गए हैं ये। अब सर हम लोग ने देख लिया एडसेंस से रेवेन्यू हो गया, इनकम की सोर्स देख लिए कि ये कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर के केस में क्या क्या सोर्स होते हैं, ये सारे होते हैं। और आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हम लोग ने देख लिया, जीरो रेटेड सप्लाई कब कहलाती है उसकी कंडीशन हम लोग ने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में होनी चाहिए, LOR आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, POS प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और पेमेंट जो है डॉलर यूरो में फॉरेन फॉरेक्स में आना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपोर्ट बन जाता है। फिर सर डोमेस्टिक ब्रांड डील्स होती हैं, उसमें इन्वॉइसिंग वगैरह कैसे होनी चाहिए, तो सर हमें इन्वॉइसिंग की जो है एक्सपोर्ट की और जो नॉर्मल वाली होती है उसकी इन्वॉइसिंग सीक्वेंस में अलग से रखनी चाहिए। तो इन्वॉइस नंबर जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ करा INV 2025-001 सीक्वेंस में होना चाहिए, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि 01 करा फिर 08 कर दिया फिर 012 कर दिया, आपको सीक्वेंस में रखना है। इनवॉइस डेट कब की होनी चाहिए, जब डेट ऑफ सप्लाई है उस दिन की होनी चाहिए। आपका नाम एज पर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। आपका ब्रांड या क्लाइंट का डिटेल क्या क्या होना चाहिए, नेम एड्रेस GSTN ऑफ ब्रांड, और आपका सर्विस डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर प्रमोशन सर्विस इंस्टाग्राम, ये आपका ब्रांड डील का है, या आपका इसका SSC कोड है, अदर प्रोफेशनल सर्विस का जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है और उस पर टैक्स लग रहा है, CGST या GST जो भी एप्लीकेबल है वो आप टैक्स लगा के टोटल अमाउंट यहाँ होना चाहिए। फिर जैसे हमने बताया कि सेम स्टेट में अगर है आपका क्रिएटर, आप यूपी में है और ब्रांड यूपी में है तो आपका CGST या GST ही लगेगा। डिफरेंट स्टेट है, क्रिएटर यूपी में है ब्रांड मुंबई में है तो आपका IGST लगेगा 18% की रेट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं कि अमित लखनऊ से हैं, जिनकी लोकेशन लखनऊ की है, गेट्स 1 लाख रुपीज फ्रॉम बोट फ्रॉम इंस्टाग्राम रील, बोट डायरेक्ट 10% TDS 194J में TDS कटेगा क्योंकि प्रोफेशनल फीस पे करी है। अमित इशू इनवॉइस 1 लाख रुपए प्लस GST तो 1,18,000 रुपये, बोट
जो पे करेगा 1,08,000 नेट पे करेगा। आपको टीडीएस अपना रिकनसाइल करना पड़ेगा 26 से। ये सर ये अमाउंट कैसे निकला सर? हमने 1,18,000 का तो बिल पे करा था और 10% टीडीएस कटेगा। टीडीएस सर इस अमाउंट पे कटता है जो बेस अमाउंट होता है 1,00,000 इस पे 10% मतलब 10,000 टीडीएस कट गया तो आपको 1,08,000 का पेमेंट आपको मिल जाएगा। टीडीएस का जो रेट होता है सर वो टीडीएस अगर आपका कोई फीस टेक्निकल फीस है तो उस केस में 2% का टीडीएस रहता है, जैसे वीडियो प्रोडक्शन वगैरह। अगर कोई प्रोफेशनल फीस रॉयल्टी है तो आपको 30,000 से ऊपर है तो उस केस में आपका 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है जैसे एजेंसी पे करेगा फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस में 2% का टीडीएस कटेगा। फ्री प्रोडक्ट वगैरह कुछ हैं 20,000 से ऊपर ज़्यादा के तो उसमें 10% टीडीएस कटेगा। 194R में अब 393 वन सेक्शन हो गया है ये। बार्टर डील हम लोग ने देख लिया। बार्टर डील बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कई जो होते हैं क्रिएटर वो इसको मिस कर देते हैं और उस पर हमारी आगे चल के फ्यूचर में लाइबिलिटी आ सकती है। सर बार्टर डील क्या होता है कि बार्टर हम लोग देखते हैं कि सर सप्लाई और सर्विस अंडर जीएसटी इसको हम सर कैसे करते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू पे बेसिस पे करते हैं। रूल 27 होता है जीएसटी का, उसके बेसिस पे हम लोग उसका निकालते हैं। एग्जाम्पल सिनेरियो 1 में देखते हैं 80,000 रुपीज़ का हमारा है तो यहाँ पे 18% जीएसटी हमें चार्ज करना होगा। कहीं अगर कंटेंट क्रिएटर को ट्रैवल या होटल स्टे दिया गया जिसकी वैल्यू जो थी फेयर मार्केट वैल्यू थी 50,000 रुपीज़, रूल 27 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे हमें जीएसटी अलग से पे करना है। और होटल को जहाँ जहाँ टीडीएस काटना है 194R भी हमें प्रोविजन दिमाग में रखना होगा कि 194R का जो हमारा है अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू हो रही है कोई भी बेनिफिट की तो हम उस केस में जो है टीडीएस भी कटेगा 10% के रेट से। फ्री प्रोडक्ट आफ्टर रिव्यू, आपने रिटर्न आफ्टर रिव्यू, अगर कोई प्रोडक्ट आपने वापस कर दिया है तो उस केस में कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। उस केस में आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा और आपका जो भी आपकी इनकम हो रही होगी उसके बेसिस पे ही आपका निकाला जाएगा, वो परक्विजिट में आपका नहीं काउंट होगा। एग्रीगेट टर्नओवर की जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी उसमें ये भी काउंट होता है और कई बार लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो चीज़ें इसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी 20 लाख की 10 लाख की लिमिट जो है वो पूरी कब हो रही है, तो इसको भी हमें कंसिडर करना है। एफएमवी ऑफ ऑल बार्टर जो कि हमारी है, आपको कुछ कैश मिला वो भी काउंट करना है, आपको जो है फ्री प्रोडक्ट मिले वो भी काउंट करना है। तो लिमिट आपकी पूरी हो जा रही है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे 15 लाख की लिमिट में देखूंगा जो मुझे कैश मिला है, मुझे बार्टर में भी जो फ्री प्रोडक्ट मिला है उसका वैल्यूएशन जो रूल 27 के हिसाब से निकल रहा है वो मुझे ऐड कर देना है। फिर आ जाते हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के बारे में। सर ये आईटीसी क्या होता है कि सर हम लोग जो भी इनपुट कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें हम टैक्स पे करते हैं। जैसे कि हम लोग ने कैमरा लिया, कैमरे से अपना वीडियो शूट करा, वीडियो रिकॉर्ड करा तो उस केस में हमने उस पर जीएसटी भी पे करा होगा। सपोज 2 लाख रुपए का कैमरा है तो 18% की रेट से मैंने वहाँ पे 36,000 रुपये जीएसटी क्लेम करा था। तो जब मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पे अपना जीएसटी का इनपुट क्लेम कर सकता हूँ और इसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। तो किस किस चीज़ों का आईटीसी मिलता है? कैमरा जैसे बिजनेस जो भी प्राइमरी बिजनेस के लिए यूज़ करी जा रही हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी, उसका इनपुट मिलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन सेटिस्फैक्शन ऑफ रूल सेक्शन 16 और सेक्शन 17(5) में जो ब्लॉक रेट है उनका नहीं मिलेगा। माइक्रोफोन्स, लाइटिंग उसका मिलेगा, लैपटॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्राईपॉड, ग्रीन स्क्रीन, इंटरनेट, स्टूडियो, ऑफिस रेंट, ट्रैवल, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया टूल्स, तो ये सारी चीज़ों का हमें इनपुट आईटीसी मिल जाया करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ब्लॉक रेट में होती हैं जैसे कि सेक्शन 17(5) में स्पेसिफिकली मना करी गई हैं कि पर्सनल व्हीकल कार उसका नहीं मिलेगा, फूड बेवरेज रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपने अपना ऑफिस बनाया कंस्ट्रक्ट करवाया उसमें सीमेंट मोरंग ये सब चीज़ें लगी हैं आपकी, आयरन लगा तो उन सब चीज़ का नहीं मिलेगा। क्लब मेंबरशिप, जिम, हेल्थ फीस नहीं मिलेगा, गुड सर्विस फॉर पर्सनल यूज़ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ब्लॉक क्रेडिट में आती हैं। जो जो चीज़ें ब्लॉक क्रेडिट में हैं तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलता है। आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट्स एडसेंस वो जो कि जीरो रेटेड हो जाता है, उस केस में आपका आईटीसी ऑन ऑल बिजनेस इनपुट्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे आपके। आपको है एलयूटी फाइल करना होगा और कोई जीएसटी पेड नहीं करना पड़ेगा। आईटीसी जो आपका एक्यूमुलेट हुआ है उसको आप सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट होती है, 2 साल का टाइम लिमिट होता है, आप 2 साल के अंदर अंदर इसको क्लेम कर सकते हैं। आरएफडी आपको 01 फाइल करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ और अपना आप क्लेम कर सकते हैं अपना आईटीसी। अब सर कुछ मिस्टेक्स क्या क्या हम लोग करते हैं अपना
क्रिएटर्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं। आपका टर्नओवर की लिमिट तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आप सिर्फ कैश काउंट कर रहे हैं, बार्टर वगैरह आप नहीं जोड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी लिमिट तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपको सब कुछ जोड़ के देखना है। अगर आप गलत करते हैं, अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। सेक्शन 73, 74, 74A, इस केस में आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। फिर एडसेंस एज टैक्सेबल, एडसेंस की जो इनकम होती है वो एक्सपोर्ट के कैटेगरी में आती है, जीरो रेटेड होती है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पे आपको 18% के रेट से जीएसटी नहीं लगाना है। तो आपने आपने जो भी करी है, आपको एलयूटी फाइल करना है अपना, जीरो रेटेड हो रहा है तो आपको एलयूटी अपना फाइल करना है टाइम से, और कोई जीएसटी पेबल आपके ऊपर नहीं आएगा, अपना आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। और हमें जो अपना एलयूटी कब फाइल करना चाहिए, तो सर एडसेंस एक्सपोर्ट के पहले हमें अपना एलयूटी फाइल कर लेना चाहिए। वही बार्टर वाली बात हो गई। फिर रॉन्ग हम सीजीएसटी या जीएसटी लगा देते हैं जहां आईजीएसटी लगना चाहिए। अगर क्रिएटर दिल्ली का है, ब्रांड जो है मुंबई की है, तो आपको सीजीएसटी या जीएसटी नहीं चार्ज करना है, क्योंकि ये इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई है, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा 18% के रेट से। आपका टीडीएस ऑन गिफ्ट जो है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसको हमें रिकनसाइल भी करना है कि ब्रांड्स ने जो है 194R में टीडीएस काटा होगा। कैसे सर काटा होगा कि आपका चीज़ें जो भी अगर एफएमवी है 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो 10% के रेट से टीडीएस कटा होगा 194R में। नया एक्ट में सेक्शन इसका 393(1) है। तो ये कुछ हमारे सर कंप्लाइंस की चेकलिस्ट है कि रजिस्ट्रेशन हमें कब करवाना है। सर 20 लाख की लिमिट के ऊपर एलयूटी जो है हमें एवरी ईयर फाइल करना है। जीएसटी आपको जो है सेपरेट इनवॉइस सीरीज बनाना है, एक्सपोर्ट के केस में आप ये रख सकते हैं, और आपका जो है डोमेस्टिक के केस में आप ये रख सकते हैं, ताकि मिक्सिंग ना हो और आप करेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड करना है हमें एफएमवी ऑफ ऑल बार्टर्स, जो भी जितने बार्टर हो रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करना है, रिकनसाइल करना है अपना टीडीएस एआईएस टीआईएस से, और अपना मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करनी है जीएसटीआर 1 और 3B की। 9 जीएसटीआर 9 फाइल करना है। कब फाइल करना है? हर साल फाइल करना होगा जब इसमें टर्नओवर की लिमिट हो जाएगी। वैसे नॉर्मली 2 करोड़ से ऊपर जब आपका टर्नओवर हुआ है पिछले साल, तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। जीएसटीआर 9C कब होता है? जब आपको 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है। फिर आईटीसी हमें क्लेम करना है ऑन इक्विपमेंट जो भी हम अपना कर रहे हैं, तो अपना उस पर अपना आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। ये क्विक है समरी, आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपके सारे डाउट्स जो हैं जीएसटी के बारे में, यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर के बारे में, वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।